नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की उस बुनियादी किताब को समझने की कोशिश करेंगे जो इस पूरे देश को चलाती है, यानी हमारा भारतीय संविधान। जरा सोचिए, वो कौन सी एक चीज है जो 1 अरब से ज्यादा लोगों को, इतनी सारी अलग अलग संस्कृतियों और भाषाओं को एक साथ बांध कर रखती है। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि वो जीवंत शक्ति है जो इतने विशाल और विविध देश के लिए सांस की तरह जरूरी है। और यही हमारे संविधान की कहानी है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इसकी बनावट से, फिर देखेंगे कि वो कौन से अहम अधिकार हैं जो हमें मिलते हैं, सरकार कैसे काम करती है और मुश्किल हालात के लिए इसमें क्या इंतजाम है। तो चलिए इस विशाल इमारत की नींव से शुरू करते हैं। और हमारे संविधान के मामले में इसकी नींव का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है इसकी अनुसूचियां, या जिन्हें हम शेड्यूल्स कहते हैं। अब ये अनुसूचियां हैं क्या? इन्हें आप संविधान का अपेंडिक्स या फिर एक तरह की सपोर्टिंग टेबल समझ सकते हैं। इनमें वो सारी ज़रूरी लिस्ट और प्रशासनिक डिटेल होती हैं जो मुख्य संविधान को काम करने में मदद करती हैं। हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये देश के कामकाज से जुड़ी बेहद अहम जानकारी को व्यवस्थित करती हैं। अच्छा, अब जरा इन पर गौर कीजिए, क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और शासन पर सीधा असर डालती हैं। पहली अनुसूची तो भारत का पूरा नक्शा ही तय करती है, कौन से 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है, एक संतुलन बनाती है। 10वीं अनुसूची बहुत दिलचस्प है, ये दल बदल को रोकती है, मतलब नेताओं को पार्टी बदलने से रोककर सरकार में स्थिरता लाती है। और 11वीं-12वीं अनुसूचियां तो लोकतंत्र को सीधे हमारे गांव और शहरों तक ले आती हैं, पंचायतों और नगरपालिकाओं को ताकत देकर। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है जो वक्त के साथ बदलता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 8वीं अनुसूची। शुरू में इसमें 14 भाषाएं थीं, लेकिन फिर संशोधनों के जरिए सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भी जोड़ा गया। ये भारत की भाषाई विविधता का सम्मान है। तो ये तो हुई बाहरी बनावट की बात। अब चलते हैं संविधान के दिल की तरफ, यानी मौलिक अधिकार। ये वो अधिकार हैं जो हर नागरिक को दिए गए हैं, चाहे वो कोई भी हो। देखिए, ये सिर्फ नियम नहीं है, ये वो गारंटियां हैं जो हर भारतीय को एक सम्मान की जिंदगी जीने का भरोसा देती हैं। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। आर्टिकल 17 छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करता है। आर्टिकल 21 हमें जीने का अधिकार देता है, और आर्टिकल 19(1)(a) हमें अपनी बात कहने की आज़ादी। ये अधिकार हमें सरकार की मनमानी से बचाते हैं। लेकिन इन अधिकारों की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो ये है कि ये सिर्फ कागज पर लिखे नहीं है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को यूं ही संविधान की आत्मा और हृदय नहीं कहा था। पता है क्यों? क्योंकि ये वो जादुई चाबी है जो हर नागरिक को ये शक्ति देती है कि अगर उनके मौलिक अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करें तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अधिकारों की बात तो हो गई, अब देखते हैं कि सरकार का ढांचा कैसे काम करता है। मतलब वो कौन से अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति, राज्यपाल और हमारी अदालतों को उनकी शक्तियां देते हैं। यहाँ भारत का फेडरल ढांचा यानी संघीय संरचना साफ दिखती है। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। ये एक तरह का अस्थायी कानून होता है जब संसद नहीं चल रही हो। और ठीक ऐसी ही शक्ति राज्यों में राज्यपाल को मिलती है, आर्टिकल 213 के तहत। और जब बात इंसाफ की हो तो हमारे पास न्यायपालिका के 2 मुख्य स्तर हैं। आर्टिकल 124 देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करता है, और आर्टिकल 214 ये तय करता है कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होना जरूरी है। अच्छा, राष्ट्रपति की शक्तियों को इस टूल किट से समझना और भी आसान हो जाता है। आर्टिकल 52 से उनका पद बनता है, तो 61 में उन्हें हटाने का तरीका यानी महाभियोग बताया गया है। आर्टिकल 72 उन्हें एक क्षमादान की बहुत बड़ी शक्ति देता है, और 143 के तहत वो किसी भी कानूनी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। अब बात करते हैं उन संस्थानों की जो देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए बेहद जरूरी हैं। ये स्वतंत्र निकाय और वित्तीय प्रावधान एक तरह से शासन की रीढ़ की हड्डी हैं। ये वो संस्थाएं हैं जो लोकतंत्र को असल में मजबूत बनाती हैं और सरकार को जवाबदेह रखती हैं।
अटॉर्नी जनरल सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार हैं। सीएजी यानी कैग सरकार के खर्चों पर पैनी नजर रखता है, ये पक्का करने के लिए कि जनता का पैसा सही से खर्च हो। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के पैसे का बंटवारा तय करता है। यूपीएससी निष्पक्ष तरीके से अफसरों की भर्ती करता है और चुनाव आयोग, ये तो हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार यानी चुनाव करवाता है। यहाँ एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प संवैधानिक बदलाव हुआ था। संपत्ति का अधिकार, जो कभी एक मौलिक अधिकार था, उसे 44वें संशोधन के बाद एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार विकास के कामों के लिए मुआवजा देकर किसी की संपत्ति ले सकती है और इसे मौलिक अधिकारों का हनन मानकर चुनौती नहीं दी जा सकती। और अब हम आते हैं अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर। ये है संविधान के वो सेफ्टी वॉल्व जो देश को असाधारण परिस्थितियों से निपटने और वक्त के साथ खुद को बदलने की ताकत देते हैं। संविधान में 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान है। पहला है आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, जो युद्ध जैसे हालात में लगाया जाता है। दूसरा है आर्टिकल 356, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, जब किसी राज्य में सरकार ठीक से काम न कर पा रही हो। और तीसरा है आर्टिकल 360 यानी वित्तीय आपातकाल। ये बहुत बड़ी शक्तियां हैं और इसीलिए इनके इस्तेमाल को लेकर हमेशा बहस भी होती रहती है। और आखिर में वो बात जो हमारे संविधान को इतना खास बनाती है, ये पत्थर की लकीर नहीं है। आर्टिकल 368 संसद को संविधान में संशोधन करने यानी बदलाव करने की शक्ति देता है, और यही शक्ति ये पक्का करती है कि ये दस्तावेज देश की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से हमेशा प्रासंगिक बना रहे। तो मौलिक अधिकारों से लेकर सरकार के ढांचे तक ये खाका, ये ब्लूप्रिंट हम सबके जीवन को आकार देता है। ये सिर्फ वकीलों या जजों के लिए एक किताब नहीं है, बल्कि ये हमारे साथ रहने, साथ चलने का एक साझा आधार है। ये नियम पुस्तिका बनाई तो लोगों के लिए ही गई थी, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इसके पाठक यानी हम और आप इस कहानी में अपनी भूमिका को कितनी अच्छी तरह जानते हैं।